बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वाइल्ड लाइफ, लेकिन जो कंटेंट हमने आज डिस्कस करना है वो है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेप्टाइल्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ होती क्या है। तो वाइल्ड लाइफ हम कहते हैं कि जंगली हयात, ठीक है, यानी नॉन डोमेस्टिकेटेड। तो is sensitive to change and is valuable because it indicates the quality of its environment। यानी ये बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है इन्वायरमेंट के अंदर। अगर कोई भी चेंज आता है ना तो उस चेंज के ख़िलाफ़ जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हेल्दी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इंडिकेट अ गुड इन्वायरमेंट, यानी अगर किसी भी जगह पे वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, अच्छी सिचुएशन में है, तो वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई ऐसा इलाका जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो मतलब या तो कम है या बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही वहाँ पे, तो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो यानी रॉन्ग सिचुएशन चल रही है। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। तो इसकी डिफ़ाइन ये है कि द साइंस ऑफ मैनेजिंग वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट इंक्लूडिंग मैन फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंटायर बायोटा। बायोटा की डिफ़ाइन है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन इन्वायरमेंट, यानी ऐसी साइंस जो वाइल्ड लाइफ को मैनेज करती है और इसके हैबिटेट को इंक्लूडिंग मैन, ठीक है, तो उसे हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का नाम देते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमारा टॉपिक है कि रेप्टाइल्स को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है, तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान में रेप्टाइल्स का स्टेटस क्या है। तो रेप्टाइल्स जो हैं पाकिस्तान में ओवर 195 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स आर नोन इन पाकिस्तान। तो इसमें से जो 13 स्पीशीज़ हैं वो कंसीडर किया जाता है कि वो इंडेमिक स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि द मगर जो है वो एक मार्श क्रोकोडाइल की टाइप है। कहते हैं कि ओवर हंटिंग की वजह से जो मगर है वो इस वक्त डेंजर में है। द स्पीशी इज़ नाउ नियरली एक्सटिंक्ट एंड ओनली अकर इन स्मॉल नंबर्स इन सिंध एंड अ फ्यू एरियाज इन बलोचिस्तान। तो ओवर हंटिंग की वजह से मगर की कुछ स्पीशीज़ जो हैं यानी बहुत स्मॉल नंबर्स में रह गई हैं और वो मौजूद हैं इस वक्त सिंध में, और कुछ जो हैं वो बलोचिस्तान के किसी एरिया में मौजूद हैं। द गारियल इज़ इन अ प्रिकॉरियस सिचुएशन और मे बी ऑलरेडी एक्सटिंक्ट एंड हैज़ ओनली बीन सीन इन स्मॉल नंबर्स बिटवीन द सक्कर एंड गद्दू बैराज। इसके अलावा गारियल जो है वो भी क्रोकोडाइल की टाइप है और इस वक्त वो भी एक्सटिंक्शन के नज़दीक है, यानी वो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इंक्लूड की जाती है। उसके बाद है रेप्टाइल्स ऑफ पाकिस्तान में कि ऑफ द 72 स्नैक स्पीशीज़ फाउंड इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर स्नैक्स की टोटल जो स्पीशीज़ हैं वो 72 हैं। उनमें से 14 जो स्नैक स्पीशीज़ हैं वो मेरीन है और उनमें से 12 जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं जो पॉइजनस हैं। मोस्ट वेल नोन आर द इंडियन कोबरा, कॉमन कैरैत, सॉस स्केल्ड वाइपर एंड रसल्स वाइपर। ये कुछ स्नैक्स की टाइप बताई गई हैं जो पॉइजनस होती हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ का नेम दिया गया है जिनमें ग्रीन एंड ऑलिव टर्टल, मगर, गारियल, सेंट्रल एशियन मोनिटर जो है वो लिजर्ड की टाइप है। इंडियन पाइथन, सेंट्रल एशियन कोबरा आर अमंग द इंटरनेशनली थ्रेटन्ड स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल इन पाकिस्तान, यानी ये जो स्पीशीज़ हैं ये भी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं रेप्टाइल्स की जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पे रेप्टाइल्स की डिफरेंट कैटेगरीज बताई गई हैं पाकिस्तान में। क्रोकोडाइल एंड गैरियल, सी टर्टल्स, मॉनिटर एंड स्मॉल लिजर्ड, फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टर्टाइज, वेनमस टेरेस्ट्रियल स्नैक्स और वेनमस सी स्नैक्स एंड नॉन वेनमस स्नैक्स। कुछ रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। टर्टल एड न्यू लेयर्स ऑफ केराटिन अंडर ओल्ड लेयर्स ऑफ द प्लेट लाइक स्क्यूट्स मॉडिफाइड स्केल, यानी टर्टल्स जो हैं वो अपनी जो ओल्ड लेयर होती है उनकी स्किन की प्लेट लाइक उसके अंदर यानी बीनीथ वहाँ पे वो केराटिन की नई लेयर जो है वो बना लेते हैं।
इन स्नेक एंड लिजर्ड न्यू स्केल ग्रो बीनीथ ओल्ड। और स्नेक और लिजर्ड में भी इसी तरह ही फिनोमेना होता है कि वो भी अपनी जो पुरानी उनकी स्किन होती है ना या स्केल्स होते हैं उसके अंदर वो नए स्केल्स बनाते हैं, और बाद में जैसे ही वो पुरानी जो उनकी स्किन होती है या स्केल्स होते हैं वो शेड होते हैं, तो उनकी स्किन के साथ साथ ही जो ओल्ड स्केल्स हैं वो भी शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। डर्मस कन्वर्टेड इनटू स्नेक्स skin, alligator leather for shoes, pursues and so on. Scales of keratin epidermal not homologous to bony dermal fish scales। यानी यहाँ पे ये बताया गया कि इनके जो स्केल्स होते हैं ना वो केराटिन के बने होते हैं और इनका जो ओरिजिन होता है ना वो एपिडर्मल होता है, यानी एपिडर्मल इन ओरिजिन। इसके अलावा ये बताया गया है कि ये होमोलोगस नहीं होती बोनी फिशेस की तरह, ठीक है। उसके बाद है क्रोकोडिलियंस ऑफ पाकिस्तान। क्रोकोडिलियंस, crocodiles, alligators, caimans and gharials are prominent and widespread occupants of tropical and subtropical aquatic habitats। यानी क्रोकोडिलियंस की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इक्वेटिक हैबिटेट्स में। 23 लिविंग क्रोकोडाइल स्पीशीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं 3 फैमिलीज़ को, एलिगेटरिडी, क्रोकोडाइलिडी एंड गैविलिडी। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त 2 फैमिलीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। पहली जो है वो है क्रोकोडाइलिडी जिनमें क्रोकोडाइल्स मौजूद हैं, और दूसरी फैमिली है वो है गैविलिडी जो गारियल को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे मगर या मार्श क्रोकोडाइल यानी दलदली इलाके के अंदर जो क्रोकोडाइल्स मौजूद होते हैं उन्हें मगर या मार्श क्रोकोडाइल का नाम दिया जाता है। तो उसके बारे में बताया हुआ है कि उसकी जो फैमिली है वो है क्रोकोडाइलिडी। जीनस बताया गया, स्टेटस है, और साथ में वार्निंग बताई गई है कि लोगों को ऐसे इलाके में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए जहाँ पे मगर यानी मार्श क्रोकोडाइल मौजूद हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जनरल करैक्टरिस्टिक्स कुछ बताई गई यहाँ पे मगर की कि ये इसका साइज़ जो है वो मीडियम होता है, 45 मीटर लेंथ। इसके अलावा इसके जो स्नाउट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। इसके अलावा इसकी जवेनाइल जो स्टेज है ना यानी अडल्ट स्टेज से पहले की जो स्टेज है ना उसे जवेनाइल स्टेज का नाम दिया गया है कि वहाँ पे इसकी जो स्किन का कलर होता है वो लाइट टैन होता है, जबकि अडल्ट स्टेज पे इसकी जो स्किन कलर होती है वो होता है ग्रे टू ब्राउन, और साथ में इसकी बॉडी के ऊपर और टेल के ऊपर बैंड बने हुए होते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो देख लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंजर्वेशन और एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन पाकिस्तान। A captive rearing center similar to those in India and Nepal is needed to supply animals for restocking in protecting areas. Basic wildlife management concepts must be based on biological knowledge, must include the management of man, must be designed to benefit the entire biota. Management means conservation, wise use not preservation, नॉन यूज़। यानी इसका जो मैनेजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसके जो बेस है वो बायोलॉजिकल होनी चाहिए, यानी इसकी बेस बायोलॉजिकल नॉलेज पे होनी चाहिए। इसको मैन भी मैनेजमेंट इसकी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि इंटायर बायोटा यानी जितने भी वाइल्ड लाइफ प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ये सब के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट टूल्स, यानी वो कौन से टूल्स हैं जिसके ज़रिए वाइल्ड लाइफ जो है इसको मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले बताया गया कि मैनेजमेंट प्रोग्राम्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल ड्यू टू वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड हैबिटेट फैक्टर्स चेंजिंग फ्राम ईयर टू ईयर। यानी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है ना उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हैबिटेट जो फैक्टर्स है ना यानी इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो साल बाय साल चेंज होते रहते हैं, ईयर टू ईयर। Wildlife managers collect information on habitat and wildlife numbers throughout the year to determine the type of management program needed। यानी वाइल्ड लाइफ के जो मैनेजर्स हैं वो हर साल बाद इसका सर्वे करते हैं ये देखने के लिए कि अगर इसमें कोई और हम चेंज कर सकते हैं या किसी टाइप की ज़रूरत है मैनेजमेंट प्रोग्राम को दोबारा से रीन्यू करने के लिए तो वो किया जा सके जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो। सबसे पहले जो टूल्स है ना मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के उनमें आता है लॉ,
गिविंग टोटल प्रोटेक्शन टू अ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ इज़ अ पुअर अप्रोच ड्यू टू बीइंग इनफ्लेक्सिबल। यानी वाइल्ड लाइफ जो है उसकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ है ना उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर तो वो इनफ्लेक्सिबल लॉ बनाया गया ना तो उसके इनफ्लेक्सिबल लॉ की वजह से तमाम स्पीशीज़ को हम प्रॉपर मतलब अप्रोच नहीं कर सकते उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्शन लॉज नीड टू बी फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मैनेजमेंट टूल्स टू बी इफ़ेक्टिव। यानी हमने जो भी लॉज बनाए हैं एक तो उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दूसरा उनको बायोलॉजिकल फैक्ट्स के बेस पे होना चाहिए, और उसके अलावा उसको हमें यूज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उससे दूसरे जो टूल्स हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन करके यूज़ किया जाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नीडेड टू correspond टू चेंजेस इन हैबिटेट कंडीशन एंड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। सेकंड जो मैनेजमेंट का प्रोग्राम है उसमें है प्रेडेटर कंट्रोल। प्रेडेटर एन एनिमल दैट लाइव्स बाय किलिंग अदर एनिमल्स फॉर फूड। In the past, predators were considered to be bad animals and bounties were offered to encourage their control। यानी पास्ट में क्या किया जाता था कि जो प्रेडेटर्स थे ना उनको एक बैड एनिमल के तौर पे कंसीडर किया जाता था। पीपल थॉट दैट कंट्रोलिंग प्रेडेटर्स वुड रिजल्ट इन मोर वाइल्ड लाइफ। लोग ये सोचते थे कि अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं प्रेडेटर को तो वाइल्ड लाइफ जो है उसके नंबर को इंक्रीज़ किया जा सकता है। When habitat is good, a healthy balance can exist between predators and prey। लेकिन अगर हैबिटेट जो है वो एक अच्छा है यानी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, गुड है, तो एक हेल्दी बैलेंस जो है ना वो प्रेडेटर्स और प्रे के दरमियान एग्जिस्ट करता है। थर्ड जो है वो है रिफ्यूजेस। रिफ्यूजेस प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ विद सूटेबल हैबिटेट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ नंबर्स। यानी इसमें क्या किया जाता है कि वाइल्ड लाइफ को एक सूटेबल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वाइल्ड लाइफ का जो नंबर है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। इसकी यहाँ पे कुछ टाइप्स बताई गई हैं रिफ्यूजीज़ की। तो फर्स्ट है बिग गेम। गोल इज़ टू प्रोटेक्ट द ब्रीडिंग स्टॉक सो द पॉपुलेशन कैन इंक्रीज़। यानी बिग गेम का मकसद क्या होता है कि ब्रीडिंग स्टॉक जो है ना वाइल्ड लाइफ को उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन जो है उसके नंबर को इंक्रीज़ कर सके। दूसरा है स्मॉल गेम। सेल्डम मोर देन अ फ्यू एकर्स। यानी इसमें स्मॉल ग्रुप के फॉर्म में गेम्स के ज़रिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। वाटर फाउल है मोस्ट सक्सेसफुल नॉन गेम एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ रेयर आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़। यानी नॉन गेम में क्या होता है कि इसमें ऐसे एनिमल्स की स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है जो बहुत रेयर है वर्ल्ड में या फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। मैनेजमेंट प्रोग्राम्स रिफ्यूजीज लार्ज इंक्रीज इन पॉपुलेशन में एग्जॉस्ट फूड सप्लाई एंड डैमेज हैबिटेट एंड एनिमल। यानी अगर पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से फूड सप्लाई जो है वो भी हम मतलब प्रॉपर नहीं मिलेगी और इसकी वजह से हैबिटेट और एनिमल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या उनको डैमेज हो सकता है किसी भी तरह का। इफ़ेक्टिव ओनली व्हेन करेक्टिवली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मैनेजमेंट टूल। तो इसको दूसरे मैनेजमेंट टूल्स के ज़रिए यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। 4 पे है स्टॉकिंग। पर्पस इज़ टू रिलीज़ वाइल्ड लाइफ इन टू एरियाज डेट हैव स्मॉल आर नो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। स्टॉकिंग में क्या किया जाता है कि वाइल्ड लाइफ को एक ऐसे एरिया में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जहाँ पे या तो स्पीशीज़ यानी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ बहुत कम है, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन मौजूद ही नहीं है। इन्वॉल्व्स रिलीजिंग आर्टिफिशियली रेयर्ड एनिमल्स इनटू द वाइल्ड आर ट्रैपिंग वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशंस एंड ट्रांसप्लांटिंग दम इनटू अदर एरियाज़। यानी किसी एक एरिया से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को लेके उनको ऐसे एरिया में छोड़ देना जहाँ पे उनका नंबर कम है ताकि उस एरिया में उनके स्पीशीज़ का नंबर जो है उसको इंक्रीज़ करवाया जा सके। Limitations of habitat need to be considered. If man introduces wildlife beyond the carrying capacity, animals will disappear। यानी कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि एनिमल्स का जो नंबर है वो थ्रू आउट ईयर्स सेम हो, यानी किसी भी तरीके से उसको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन अगर किसी भी एनिमल की कैरिंग कैपेसिटी को नज़रअंदाज हम कर दें और उसके मुताबिक इंट्रोड्यूस करवा दें तो उसका एनिमल्स का जो नंबर है वो वहाँ से डिसअपियर हो सकता है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक वाइल्ड लाइफ, अ फॉर्म ऑफ स्टॉकिंग।
यानी ये भी स्टॉकिंग की एक फॉर्म है। पर्पस इज़ टू इंट्रोड्यूस एक्जोटिक स्पीशीज इनटू हैबिटेट सिमिलर टू नेटिव हैबिटेट विदाउट डिस्प्लेसिंग नेटिव स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ और डैमेजिंग द हैबिटेट। यानी इसमें हमने एक्जोटिक स्पीशीज़ लेनी है और उसको ऐसे इलाके में इंट्रोड्यूस करवाना है जहाँ पे नेटिव स्पीशीज़ मौजूद हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक्जोटिक स्पीशीज़ ना तो हार्म काज करें नेटिव स्पीशीज़ के लिए और ना ही नेटिव स्पीशीज़ से एक्जोटिक स्पीशीज़ को कोई ख़तरा हो। जनरली तो ये कहा जाता है कि ये सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे पहले रिंग नेक्ड फेजेंट इज़ अ क्लासिक सक्सेस स्टोरी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम हांगकॉन्ग। यानी एक फेजेंट है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था हांगकॉन्ग से, तो ये सक्सेसफुल था एक्सपेरिमेंट। Chokar is another exotic successfully established in semi-arid regions. Muscat and starlings are examples of unsuccessful exotic species introduction. Most introduced exotics find their habitats unsuitable and disappear soon after release. यानी कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो दिखा रहे हैं कि सक्सेसफुली इस्टेब्लिश थी, जबकि कुछ हैं वो नॉन सक्सेसफुल थी, अनसक्सेसफुल थी। हैबिटेट मैनेजमेंट 6 पॉइंट है हमारा। हैबिटेट इज़ द की टू वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल। यानी किसी भी वाइल्ड लाइफ के सर्वाइव करने के लिए जो की फैक्टर है वो है हैबिटेट। विदाउट हैबिटेट नो वाइल्ड लाइफ कैन सर्वाइव। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट मेनली ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड अदर यूजेस एज द ह्यूमन पॉपुलेशन डिमांड्स मोर लिविंग स्पेस फूड प्रोडक्शन ईटीसी। यानी हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। अब वाइल्ड लाइफ जो है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर रही तो वो अलार्मिंग पे है, यानी इंडेंजर्ड हो रही है वाइल्ड लाइफ। तो ये हो किस वजह से रहा है कि एक तो अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है, दूसरा ह्यूमन पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तीसरा लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए जिसकी वजह से जंगलात को काटा जा रहा है और फूड की प्रोडक्शन है वो भी कम होती जा रही है। Main purpose of managing habitat is to prevent existing wildlife habitat that is in good condition from being destroyed or lost। यानी मेन पर्पस जो है हैबिटेट को मैनेज करने का वो यही है कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है उसको अच्छी कंडीशन में लाया जा सके ताकि उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टू हेल्प वाइल्ड लाइफ इज़ टू प्रिवेंट द लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। यानी इसमें हमारा जो हम कर सकते हैं ना अपनी तरफ से वो ये है कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकें। 7 हमारा पॉइंट है हंटिंग एंड ट्रैपिंग। वैल्यूएबल मैनेजमेंट टूल्स फॉर हेल्पिंग मेंटेन हेल्दी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एट आर बिलो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट विद केयरफुल रेगुलेशन एक्सेस एनिमल इन अ पॉपुलेशन कैन बी रिमूव्ड। यानी केयरफुल रेगुलेशन और रूल्स को देख के जो एनिमल्स एक्सेस में हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। Hunting and trapping are used as management tools to remove some excess animals in population, damaging breeding stock. Sport hunting and trapping also provide funding for wildlife management and programs. Funds are used to manage game and non-game animals। यानी अगर तो स्पोर्ट हंटिंग को हम कर सकते हैं स्पोर्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फ़ंड जो है उसको हम फ़ंड प्रोवाइड कर सकते हैं मैनेजमेंट को, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस फंड को यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए नॉन गेम एनिमल्स को और गेम एनिमल्स को। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर फाइनेंस्ड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय स्पोर्ट्समैन। 8 पॉइंट है हमारा पब्लिक एजुकेशन। एसेंशियल टू गेन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल, sport hunting serves a useful purpose in wildlife management, but some people think hunting jeopardizes wildlife population. If wildlife management programs are to benefit wildlife, they must have public support and funding from both hunters and non-hunters। यानी अगर तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो बेनिफिट है वाइल्ड लाइफ के लिए, तो इसमें पब्लिक को चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट करे फंड के ज़रिए, और फंड जो है वो हंटर्स और नॉन हंटर्स दोनों दे सकते हैं। फ्यूचर ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ का फ्यूचर क्या है। हैबिटेट मैनेजमेंट इज़ एंड विल कंटिन्यू बी द की टू सक्सेस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। यानी सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ की सक्सेस के लिए जो चीज़ है वो है हैबिटेट। यानी अगर हैबिटेट गुड है तो वाइल्ड लाइफ का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगा। सम वेज टू हेल्प प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इंक्लूड: डू नॉट क्लियर वाइल्ड एरियाज,
to make land appear tidy, protect wildlife areas from livestock, plant food for wildlife, grains, fruit bearing bushes, grasses, legumes, build brush piles or establish woody thickets to provide cover, create a pond or other wetland areas, willows and cattails make गुड वाइल्ड हैबिटेट। यानी हम प्लांटेशन कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए फूड ग्रो करवा सकते हैं जिनमें ग्रेन्स है, फ्रूट बियरिंग बुशेज़ हैं, ग्रासेस हैं, लेग्यूम्स हैं। हम पॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, वेटलैंड एरियाज़ बना सकते हैं, विलोज कैटेल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक गुड हैबिटेट क्रिएट करेंगी, और अगर हैबिटेट अच्छा होगा तो वाइल्ड लाइफ का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो सकता है। लास्ट पे जी समरी इसकी बताई गई है, वही जो हमने अभी सारा डिस्कस किया कि हम किस तरह से कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम वाइल्ड लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट पे है जी एवरीवन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट वाइल्ड लाइफ इज़ करेक्टली मैनेज। यानी हम में से ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देखें कि वाइल्ड लाइफ जो है वो करेक्टली मैनेज है भी या नहीं। सो अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।